स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में। आज ग्रामर की क्लास होगी, इंग्लिश ग्रामर की। देखिए, ये क्लास विशेष रूप से जो हमारे रीट की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं उनके आग्रह पर और विशेष रूप से मेरे जो पूर्व में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन सब ने मैसेज करके मुझे कहा है कि रीट से संबंधित सिलेबस शुरू किया जाए। तो और वैसे देखा जाए तो ग्रामर सभी जगह होती है, एकेडमिक जो हमारी क्लासेज हैं स्कूल कॉलेज सब में होती है और कंपटीशन क्लासेज में भी होती है। ये बहुत जगह उपयोगी साबित होगी, इसलिए ये वीडियोज आप क्रम से एक एक करके देखा करें। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेज की। तो देखिए, टेंसेज और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, काल। ध्यान दीजिए, टेंस एक प्रकार से देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर की जान है एक प्रकार से। यानी आप इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ना चाहते हैं, गहराई तक डीपली इसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको टेंस पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज इसकी शुरुआत इसी से करते हैं। अब टेंस होता क्या है वास्तव में? टेंस का जब हम विशद अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका सबसे छोटा, सबसे संक्षिप्त हम इसके बारे में कहें तो क्या कहें? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन अर्थात कार्य, कार्य का समय, कार्य का समय। टेंस कार्य का समय है। ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी हमने 3 वर्ड्स का 3 शब्दों में जो इसके बारे में समझा कि टेंस वास्तव में होता क्या है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। अब मूल रूप में देखा जाए तो टेंस 3 है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों को जब हम विशद अध्ययन करते हैं, तीनों का डिटेल्ड स्टडी, तो प्रत्येक के 4 भाग, प्रत्येक के 4 पार्ट हम पढ़ते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। जब बात प्रेजेंट की होगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब आप प्रेजेंट को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो ये चारों भाग, इन सब के नाम के पहले प्रेजेंट जोड़ते हुए पढ़ेंगे आप। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। फिर यही स्थिति पास्ट से भी जुड़ती है। पास्ट में भी ये चारों पार्ट पढ़ते हो आप, फिर फ्यूचर में भी आप ये चारों पार्ट पढ़ते हो। तो प्रत्येक के 4-4 भाग पढ़ते हुए कुल मिलाकर कितने पढ़ते हो आप? कुल मिलाकर हम टेंस के 12 रूप पढ़ते हैं। यानी कि मूल रूप में टेंस 3 है और प्रत्येक के 4-4 भाग पढ़ते हैं। तो विस्तृत हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसको 12 भागों में पढ़ते हैं। अब हम वापस
उसी जगह आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या है टेंस? वास्तव में क्या है? टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय, कार्य का समय। अर्थात एक आगे चलकर रीजनिंग में एक टॉपिक चलता है, रीजनिंग जो एक्स ग्रुप वाले विद्यार्थी नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, बैंक सब में रीजनिंग चलती है, उसमें कथन और निष्कर्ष, फैक्ट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष नाम से एक टॉपिक चलता है। यानी कोई फैक्ट दिया हुआ है और उसके आधार पे आप कंक्लूजन निकालिए, निष्कर्ष निकालिए। तो देखिए हमें भी एक फैक्ट प्राप्त हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टेंस क्या है? टेंस कार्य का समय है, काल कार्य का समय है, टेंस कार्य का समय है। हमें ये फैक्ट प्राप्त हुआ है, इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे? सबसे पहला निष्कर्ष तो हम ये निकालेंगे कि वास्तव में अभी अभी हमने देखा है कि टेंस कुल 12 होते हैं, 12 होते हैं। और टेंस की परिभाषा जो संक्षिप्त दी जाती है, अर्थ जो संक्षिप्त बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि कार्य का समय, यानी एक्शन ऑफ टाइम को टेंस कहते हैं। कार्य का समय अर्थात प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, कार्य का समय ही टेंस है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, इसका मतलब टेंस 12 है, तो 12 प्रकार से कार्य होगा। कितने निष्कर्ष निकलते? एक इतना सा फैक्ट प्राप्त हुआ है हमें कि टेंस टाइम ऑफ एक्शन है, टेंस कार्य का समय ही है और टेंस 12 है। इसका मतलब कार्य होगा तभी तो उसका समय प्रकट होगा, तो प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, ये बात ध्यान रखने की है। बिना कार्य के टेंस नहीं होता है। टेंस की अभिव्यक्ति इजामाल वाजमा के साथ जरूर बन जाती होगी। बाकी अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी हमारा पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित वर्तमान काल। यह अनिश्चित इसलिए होता है कि इसमें कार्य के प्रारंभ, स्टार्टिंग एंड और एंड का, प्रारंभ और अंत की कोई जानकारी नहीं होती हमें, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। चलिए, बहुत काम आती है आजकल ये पहचान। पहचान केवल हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय काम आती है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सी एग्जाम्स ऐसी हैं जिनमें ट्रांसलेशन भी आती है। यानी कि कोई हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ, एक दो सेंटेंस दिया हुआ होता है, कईयों में एक दो से ज़्यादा भी दिया हुआ हो सकता है, और उसका सही सही ट्रांसलेशन नीचे जो दिया हुआ होता है वो विकल्प आपको चुनना पड़ता है। तो देखिए, हिंदी वाक्य लिखते जाइए साथी। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ताहू आदि शब्दांश आते हों। देखो क्या क्या है, ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। ता है, ती है, ते है और ता हो। ये सब यदि अंत में मिलता हो हिंदी वाक्यों के अंत में, तो हमारा ये मानना है कि वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अभिव्यक्ति बन जाएगी। देखिए, इंग्लिश में जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश काम करते हैं,
वर्ब फॉर्म कोई गलत दी हुई होती है, रॉन्ग दी हुई होती है, उसको करेक्ट करना, तो वहां ये पहचान काम नहीं करेगी। ये पहचान हिंदी वाक्यों की जब आप ट्रांसलेट करते हो, उन्हें हिंदी वाक्यों की ट्रांसलेशन बनाते हो, अंग्रेजी में बदलते हो, तब ये पहचान जरूर काम करेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रयोग की। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट पहचान हो गया, आप पढ़ चुके। दूसरा पॉइंट प्रयोग, यानी कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यूजेज में क्या आएगा भाई? यूजेज में जो अभी अभी हमने चर्चा करी थी कि प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, वो कार्य हम यूजेज में लिखेंगे। अर्थात हम यूजेज में जो जो एक्शंस, जो जो कार्य लिखेंगे वो इस टेंस के कार्य होंगे, अर्थात वो सारे कार्य इसी टेंस में प्रकट होंगे और किसी टेंस में प्रकट नहीं होंगे, और किसी टेंस में कार्य दूसरे ढंग से प्रकट होंगे। थोड़ा सा और आप इस बात पर माइंड करें, पूरा ध्यान लगाएं कि अभी अभी एक निष्कर्ष हमने निकाला था, और ये बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि टाइम ऑफ एक्शन से तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, प्रत्येक टेंस में कार्य होगा, बिना कार्य के हम टेंस की बात नहीं करते, यानी कि वर्ब फॉर्म जरूर आती है। तो और हम इसका तात्पर्य ये भी तो है ना कि हम एक टेंस पढ़कर, कंप्लीट पढ़कर जब दूसरे टेंस में प्रवेश करते हैं, यानी दूसरा टेंस शुरू करते हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने कार्य के होने का एक ढंग कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, और हम कार्य के होने के दूसरे ढंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ कौन से कार्य होंगे, इस टेंस में कौन से कार्य होंगे, वो हम यूजेज में लिखेंगे। और यूजेज में हर टेंस में जब यूजेज पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि उस टेंस में होने वाले कार्यों के बारे में आप लिखोगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, सबसे पहले यूज फर्स्ट, यानी पहला यूज। इसका जो पहला यूज है, पहला प्रयोग है इसका, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। टू एक्सप्रेस habitual actions, to express habitual actions, आदतन कार्यों को, आदतन कार्यों को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रेजेंट हैबिट। कुल मिला के प्रेजेंट हैबिट की बात होती है, पास्ट हैबिट नहीं, प्रेजेंट हैबिट की बात है। जब प्रेजेंट किया तो प्रेजेंट हैबिट केवल और केवल वर्तमान की आदत से जुड़े हुए सभी कार्य, वर्तमान की आदत से जुड़े हुए सभी कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रकट होते हैं और किसी टेंस में प्रकट नहीं किए जाते। तो इसको आप किसी प्रकार की कंफ्यूजन मत रखना। सबसे पहला देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहला कार्य एक ही होना चाहिए कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। भ्रामक स्थिति जब दूर हो जाती है ना, वहीं से सीखने की लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है। अर्थात आपका भ्रम दूर होता है, शंका दूर होती है, डाउट्स क्लियर होते हैं। अर्थात हैबिचुअल एक्शन, जितने भी आदतन कार्य हैं, आदत से जुड़े हुए जितने भी कार्य आप बोल लीजिए, कितने भी बोल लीजिए आप, अंत में ता है ती की अभिव्यक्ति जो पहचान में हमने लिखी थी, ता है ती वगैरह, वो सब आ जाता है। मोहन हमेशा सत्य बोलता है, मोहन हमेशा सत्य बोलता है, मोहन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, मोहन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ये स्पीक्स एस लगा है, ये इस टेंस की अभिव्यक्ति, अर्थात बोलता है, ये अभिव्यक्ति। मोहन हमेशा सत्य बोलता है,
तो ये उसकी आदत है। और लिखिए, वी टेक्स टी हाँ वी टेक टी ट्वाइस इन ए डे। टेक टी, चाय पीने के लिए ड्रिंक की बजाय टेक टी लिखा जाता है, और ड्रिंक टी भी लिख दो तो गलत नहीं होगा। तो वी टेक टी ट्वाइस इन ए डे, हम दिन में 2 बार चाय पीते हैं, अर्थात ये हमारी आदत हो सकती है। अर्थात दिन में 2 बार चाय पीना हमारी आदत हो सकती है। तो कहा है कि अभिव्यक्ति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रैंडफादर goes for a walk early in the morning, early in the morning। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है हैबिट का। ग्रैंडफादर गोज फॉर ए वॉक, ये अंत में ओ है, एस लगा है, ये सारा हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखेंगे। ग्रैंडफादर गोज फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडफादर यानी दादाजी सुबह जल्दी घूमने जाते हैं। देखो, गोज फॉर ए वॉक, कुछ चीजें सीखने की होती है, हर समय सीखना चाहिए। गो के बाद ध्यान देने की बात है, नोट कर लीजिए। जो विशेष बात आई कोई सीखने वाली, उसको नोट करते जाइए। गो के बाद जाने, ये इससे हटकर है, ये हर जगह काम आने वाली बात है। गो के बाद जाने की जगह दी हुई होती है तो वो हमेशा टू से जुड़ती है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू विलेज, गो टू सिटी। लेकिन ये एक केवल अलग से याद रखिएगा, गो फॉर ए वॉक, ये फिक्स है, फ्रेज की तरह यूज होता है। गो फॉर ए वॉक, इसकी फॉर्म बदल जाएगी, जो लगना लग जाएगा। गोइंग फॉर ए वॉक, गोज फॉर ए वॉक, वेंट फॉर ए वॉक। तो ये ध्यान में रखोगे, घूमने जाने के लिए फॉर, गो फॉर लेता है, इसके आगे फॉर का यूज होगा। चलिए, ग्रैंडफादर गोज फॉर ए वॉक एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग, दादाजी सुबह जल्दी घूमने जाते हैं, ये उनकी आदत है। तो आदत संबंधी जितनी भी बातें होती, घूमने जाते, नेता है वगैरह सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कुल मिलाकर के और लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिखिए। मदर worships God early in the morning। worships माने पूजा करना। माता जी भगवान की पूजा करती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, ये आदत है उनकी। माता जी सुबह जल्दी भगवान की पूजा करती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कार्य आदत के तौर पर हो, जो कार्य आदत के तौर पर हो, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रकट होंगे और किसी में नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए हम दूसरा लेते हैं। इसका दूसरा प्रयोग, और ऐसा कौन सा कार्य है जो इस टेंस में प्रकट होगा और किसी में नहीं होगा? थोड़ा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, ये यहां से शुरू करते हैं। यूज सेकंड, देखिए दिनचर्या एक शब्द है। टू एक्सप्रेस रूटीन्स वर्क, रूटीन्स वर्क, टू एक्सप्रेस रूटीन्स वर्क अर्थात दिनचर्या संबंधी कार्यों को
प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए दिनचर्या संबंधी कार्यों को प्रकट करने के लिए, नोट कर लेना, मैं इसको इस लाइन को मिटा देता हूं ताकि हम एग्जाम्पल वगैरह लिख सकें। रूटीन्स होता है दिनचर्या, रूटीन्स क्या होता है? दिनचर्या। तो दिनचर्या और आदत में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? कोई बहुत अंतर नहीं होता। जब हम और ज्यादा इसके बारे में खोज करने की कोशिश करते, दिनचर्या, एक दिनचर्या, दिनचर्या अर्थात दिन भर किया जाने वाला आचरण, अर्थात आदमी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन यापन के लिए जो जो गुड हैबिट्स अपनाता है, गुड हैबिट्स, उन सबको मिला मिलो के दिनचर्या कहते हैं। यानी टोटल गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स नहीं, अर्थात आदत, हैबिट जो होती है वो बैड हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन दिनचर्या खराब नहीं होती। दिनचर्या अच्छी अच्छी बातों का योग, सभी अच्छी आदतों का योग दिनचर्या कहलाता है। तो आदत और दिनचर्या में यही अंतर होता है। आप अच्छी आदत जो भी अपनाते हो वो दिनचर्या भी है साथ में। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, ग्रैंडफादर always goes for a walk early in the morning. Grandfather always goes for a walk early in the morning. अर्थात दादाजी हमेशा सुबह जल्दी घूमने जाते हैं, goes for a walk। ये दिनचर्या कह लो चाहे आप इसको हैबिट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। और लिखिए, we take bath twice in a day. We take bath, स्नान करना। We take bath twice in a day, हम दिन में 2 बार स्नान करते हैं। ये स्नान करना भी शरीर के लिए, साफ सफाई रखना अच्छी बात है, तो ये भी दिनचर्या है, आदत भी है, दिनचर्या भी है। जो अच्छी आदतें हैं वो सब दिनचर्या कहलाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत सी चीजें होती हैं आदत और दिनचर्या में। तो आदत और दिनचर्या संबंधी तमाम कार्य, जितनी भी बातें हो सकती हैं प्रकट करने हों, वो सभी केवल इसी टेंस में प्रकट होंगी, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रकट होंगी और किसी में नहीं होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रयोग। पहला प्रयोग हुआ, याद रखने की आवश्यकता है। फर्स्ट यूज इसका क्या है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, आदत संबंधी कार्यों को प्रकट करने के लिए इस टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और किसी का नहीं होता। फिर टू एक्सप्रेस रूटीन्स वर्क, रूटीन्स वर्क को प्रकट करने के लिए, दिनचर्या संबंधी कार्यों को प्रकट करने के लिए और किसी टेंस का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको। और इनमें आप अगर ठीक से अभिव्यक्त करोगे ना तो पहचान इसकी बन जाएगी, ताहती है कि अभिव्यक्ति स्वतः ही इनमें आ जाती है। इसके बाद में हम लेते हैं तीसरा यूज, थर्ड यूज लेते हैं इसका। तो पहला हो गया हैबिचुअल एक्शंस, दूसरा हो गया रूटीन्स वर्क, और अब तीसरा यूज जो इसका है वो लीजिए डेली वर्क। यूज थर्ड, टू एक्सप्रेस डेली वर्क। टू एक्सप्रेस डेली वर्क अर्थात हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? दैनिक कार्य, दैनिक कार्य या नित्य कर्म, दैनिक कार्य या नित्य कर्म को प्रकट करने के लिए
देखिए समझिए इसको ठीक से, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन दूर करना है, भ्रम की स्थिति, डाउट्स क्लियर करने हैं, अर्थात हमें बिल्कुल भी इस असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है। क्लियर कर लेना है कि आदत संबंधी कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रकट होंगे, दिनचर्या संबंधी कार्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रकट होंगे। और अब ये जो डेली वर्क यानी दैनिक कार्य, समझिए इसको, क्या होता है दैनिक कार्य? आप सब जानते हो, नाम से ही वाक्य इसका ये प्रतीत हो रहा है कि जो कार्य हमेशा हो, जो कार्य नित्य हो, दैनिक रूप से हो। जैसे मैं कुछ एक लिखूं, द फर्स्ट बस comes at 7 o'clock in the morning. comes, पहली बस सुबह 7 बजे आती है। द फर्स्ट बस, पहली बस कम्स आती है एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे आती है। अर्थात ये कार्य नित्य कर्म है, हमेशा होता है। और लिख लीजिए, द फर्स्ट बेल रिंग्स, द फर्स्ट बेल रिंग्स एट 9 o'clock in the morning. फर्स्ट बेल, पहली घंटी, रिंग्स बजती है। विद्यालय में 2 घंटियां बजाई जाती है, पहली और दूसरी। तो पहली घंटी बजती है एट 9 o'clock, 9 बजे, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे। पहली घंटी सुबह 9 बजे बजती है, पहली बस आती है। यानी दैनिक कार्य को जब आप बोलोगे तो अंत में एंडिंग जो लेटर्स हैं, एंडिंग जो शब्द, ये जो अंत में आने वाले शब्दांश हैं, वो तायती है कि अभिव्यक्ति देने वाले हो जाते हैं। यानी कि पहली बस सुबह 7 बजे आती है, रोज ही आती है, नित्य होता है ये कार्य। फर्स्ट बेल, पहली घंटी सुबह 9 बजे बजती है, ये कार्य भी अपने समय पर हमेशा होता है। और लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, तीसरा, द पोस्ट ऑफिस opens at 10 o'clock, और इसको सीधा भी लिखते हैं 10 AM, at 10 AM, at 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे। पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे खुलता है, तो ये काम भी अपने समय पर हो जाता है, रोज ही होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि दैनिक कार्य का सीधा सीधा अर्थ हमने क्या लगाया? दैनिक कार्य का सीधा सीधा अर्थ हमने ये लगाया है कि जो कार्य आज भी होता हो, कल भी हुआ हो, उससे पहले भी हुआ हो, वो सब के सब डेली वर्क कहलाते हैं, दैनिक कार्य कहलाते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा इससे हटकर व्यापक अर्थ भी है इसका, वो समझने की आवश्यकता है। अर्थात ये तो खैर सीधा सीधा अर्थ है दैनिक कार्य, दैनिक शब्द से लग रहा है, डेली शब्द से प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कार्य जो हमेशा हो। लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा व्यापक अर्थ में यदि हम देखें तो इसका अलग अर्थ भी है, अलग मायने भी है, और वही हमें समझना है। देखिए एक वाक्य पे गौर करना, मैं बोल रहा हूं, एक सेंटेंस पे ध्यान देना। और सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये कार्य आज होके कल नहीं हुआ। अर्थात ये कोई जो हम डेली का अर्थ लगा रहे थे दैनिक, वैसा अर्थ नहीं दे रहा। ये कार्य कितने दिनों के बाद हुआ? 1 साल के बाद हुआ, फिर भी ये डेली वर्क कहलाएगा, नित्य कर्म की ही श्रेणी में आएगा। अर्थात क्यों?
अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे कार्य जो फिक्स टाइम रिपीट हो जाते हैं, इसका अगर एक दूसरे तरीके से लिखा जाए तो द एक्शंस which repeat at same time the actions कार्य which repeat जो दोहराए जाते हैं, which repeat जो दोहराए जाते हैं, पुनः हो जाते हैं at same time ठीक समय पर, यानी कि कोई कार्य यदि एवरी संडे होता है, प्रत्येक रविवार को होता है, तो भी वो निश्चित रूप से डेली वर्क कहलाएगा। ये व्यापक अर्थ में है। इंग्लिश ग्रामर में डेली वर्क नित्य कर्म को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है और वो है फिक्स टाइम रिपीटेशन। किसी कार्य का यदि अपने निर्धारित समय पर वो पुनः दोहरा दिया जाए, पुनः हो जाए, उसी रूप में हो जाए, तो वो निश्चित रूप से इसी श्रेणी में माना जाएगा और वो रिपीटिंग एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन, रिपीटिंग एक्शन, इसे कई नामों से जाना जाता है और चाहे उसको आप नित्य कर्म कहिए, यानी अपने समय पर वापस हो जाता है। नित्य कर्म की सही कसौटी यही है कि कोई ऐसा कार्य जो अपने समय पर वापस हो जाता है वो भी नित्य कर्म ही कहलाता है। तो ये हमारे 3 यूजेस पूरे हो गए और अब हम लेते हैं फोर्थ यूज। चौथा जो इसका यूज है वो है टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ। टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ, डिनोट माने प्रकट करना, टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य। कई नाम हैं, हिंदी में कई नामों से जाना जा सकता है इसको। शाश्वत सत्य, सार्वभौमिक सत्य, अर्थात ये कौन सा सत्य है? देखिएगा, हम इसको समझते हैं ठीक से, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसी सच्ची बातें द सच फैक्ट्स या द ट्रूथ फैक्ट्स या ट्रूथ थिंग्स, ऐसी सच्ची बातें जो हर समय, एनी टाइम, हर स्थान पर, एट एनी पैलेस, और हर हालत में, इन एनी सिचुएशन, एनी टाइम, एनी पैलेस, एनी सिचुएशन, ऐसी सच्ची बातें जो हर समय, हर स्थान पर और हर हालत में सच हो, सत्य हो, उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यूनिवर्सल शब्द का अर्थ ही है शाश्वत, सब जगह का। ऐसा कोई ऐसी बात जो सब जगह से संबंध रखती हो, यूनिवर्सल, सब जगह से संबंध रखने वाली बात को यूनिवर्सल कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन इसको अब और ज्यादा, अगर आप इसको सिलेक्टेड कोई अर्थ देना चाहो तो क्या होगा? ऐसी सच्ची बातें जो हर समय यानी एनी टाइम, किसी भी समय पर सच हो, हर स्थान पर यानी एट एनी पैलेस, किसी भी स्थान पर सच हो, हर हालत में, इन एनी सिचुएशन, हर हालत में सच हो। तो ऐसी बातों को, ऐसी सभी बातें और किसी टेंस में प्रकट नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रकट होंगी। अर्थात ये बहुत व्यापक है। ये जो अभी आपने ये पढ़ रहे हो यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बहुत व्यापक है, इसका दायरा सीमित नहीं है। अर्थात सारी की सारी जो अपनी प्राकृतिक बातें हैं, नेचुरल
फैक्ट्स हैं जो सब जगह सही साबित होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। 3 बात ध्यान रखना भाई, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी सिचुएशन। एनी टाइम, एट एनी प्लेस, किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, इन एनी सिचुएशन, किसी भी हालत में जो बात सच है, बदलती नहीं है, वो सब मिला के क्या कहलाते हैं? शाश्वत सत्य कहलाते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो वो 3 बात लागू करके देखिएगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बात हर समय सच है, ये बात हर हालत में सच है, ये बात हर स्थान पर सच है। यानी इस धरती पर जितने देश हैं, 192 है या जितने भी हैं, यूएनओ के जो मेंबर्स होते हैं वो देश माने जाते हैं, लेकिन जो भी छोटे मोटे और भी रह गए हों, जितने भी देश हैं, किसी भी देश का कोई भी आदमी कहीं से भी ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ तो सूर्य उत्तर में उदय होता है और दक्षिण में अस्त होता है। सब जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो कैसे इसको, जैसे एग्जाम्पल, द सन rises, ये rises in the east, और पश्चिम में अस्त होता है, ये भी तो शाश्वत सत्य है। द सन सेट्स इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो और भी बहुत है, राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज माने उदय होना, ये एस लगता है, बस ये एस ई एस लगाना, डू डज का प्रयोग करना, यही तो ये टेंस है जो आगे आप वाक्य रचना में पढ़ोगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व पश्चिम में अस्त होता है। और देखिए the stars shine in the sky at night. shine, तारे आसमान में रात को चमकते हैं, तारे आसमान में रात को चमकते हैं, होते तो दिन में भी हैं लेकिन चमकते हैं। देखो इसमें सब में ता है, ती है वगैरह की अभिव्यक्ति आ रही, अर्थात सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को आकाश में रात को चमकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी में प्रकट होंगी, केवल इसी टेंस में प्रकट करनी है और किसी में प्रकट नहीं करनी है। तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे।